हे एवरीवन, दिस इज़ मोहित। और एज यू ऑल नो, परसों आप लोगों का TIFR का एग्ज़ाम है। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर दैट। आई होप आप सबका बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैं TIFR के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और सच दैट आपका थोड़ी सी प्रिपरेशन में भी हेल्प हो जाए। हम कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उनके पीछे की थ्योरी थोड़ी थोड़ी डिस्कस करेंगे, सच दैट अगर वैसा क्वेश्चन आए या फिर उससे थोड़ा चेंज होकर क्वेश्चंस आ जाए एग्जाम में तो आप लोग उसको अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो ये है हमारा पहला सवाल और वो है क्वांटम मैकेनिक्स का 2020 का TIFR का ही। ठीक है, इस वीडियो में 2020 के TIFR के सारे क्वांटम मैकेनिक्स के सवाल मैं करा रहा हूँ। ठीक, तो ये है आपका सवाल, पढ़ लो जल्दी से, पॉज करो, पढ़ लो, उसके बाद देखना। तो क्वेश्चन है कि वेव फंक्शन इज सब्जेक्टेड टू अ 3D स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। तो हमको एक स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल दे रखा है, ये रहा, उसकी इक्वेशन दे रखी है और हमको निकालना क्या है, हमको एंगुलर मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। तो देखो बहुत ही आसान है, अगर आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं तो ये आप आराम से कर सकते हो। एंगुलर मोमेंटम की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है L+1 h कट स्क्वायर, राइट। अब अगर इस इक्वेशन में आपको L की वैल्यू पता लग जाए तो काम हो गया, है ना। हमको बस यहाँ पर स्मॉल l की वैल्यू निकालनी है, जैसे ही हम स्मॉल l की वैल्यू निकालेंगे हमारा एंगुलर मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले ये हमारा जो पोटेंशियल था ना, इस पोटेंशियल को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। और वो क्यों किया, क्योंकि देखो जब हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कुछ हमारे पास ऐसी इक्वेशन बन गई, x को मैंने लिख दिया r sin थीटा cos फाई, y को लिख दिया r sin थीटा sin फाई और z को लिख दिया r cos थीटा। पूरे में से r कॉमन निकाल लिया सच दैट यहाँ f ऑफ r था ना, वो पूरा f डैश ऑफ r बन गया। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जो मेरा पोटेंशियल था वो एक तो r का फंक्शन हो गया और एक थीटा एंड फाई का कुछ मिक्स्ड फंक्शन हो गया। ठीक, और अगर आपने स्फेरिकल हार्मोनिक्स थोड़ा थोड़ा पढ़ा है तो आपको समझ आ गया होगा अब आगे क्या करना है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी ये देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। तो देखो अगर हमारे पास जब भी कोई ऐसा स्फेरिकल पोटेंशियल टाइप का स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल टाइप की चीज आती है ना, जिसमें हम आर को अलग से, मतलब आर को अलग कर पाते हैं और थीटा एंड फाई को अलग कर पाते हैं, तो हमको करना ये होता है कि हमको इसका जो स्फेरिकल हार्मोनिक था YLM, इसको कुछ कांस्टेंट टाइम्स ई पावर एम फाई टाइम्स पी ऑफ कॉस थीटा ऐसा कुछ लिखना होता है। और ये जो p है ये लेजेंड्रे पॉलिनोमियल वगैरह होता है, बट फिलहाल के लिए जो काम की बात है वो ये है कि अगर आपके पोटेंशियल के अंदर, अगर आपके पोटेंशियल के अंदर साइन की और कॉस की जो टर्म्स आ रही हैं आप उनकी डिग्री देखो। ठीक है, मान लो ऐसा आ रहा था कॉस स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां स्क्वायर है यहां क्यूब है, तो बस 2+3 कर दो, वही आपके एल की वैल्यू होगी। ठीक है, आपके जब स्मॉल एल की एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आ गई, जैसे ही आपने ये इस एल की वैल्यू निकाली तो बस इसके अंदर लगा दो। ठीक है, इस वाले प्रॉब्लम में अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल कुछ ऐसा दे रखा है, यहाँ साइन थीटा पे भी वैल्यू मतलब डिग्री 1 है और कॉस थीटा पे भी डिग्री 1 है, दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं, मतलब टोटल जो सिस्टम है उसकी भी डिग्री 1 हुई, क्योंकि ये दोनों प्लस में है। ठीक है, मल्टीप्लाई में नहीं है, प्लस में है, तो डिग्री क्या हुई 1। तो एल की वैल्यू, एल की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे आपकी 1, एल की वैल्यू 1 है तो बस इसके अंदर डाल दो 1 इंटू 1+1 एच कट स्क्वायर 2 एच कट स्क्वायर, तो 2 एच कट स्क्वायर जो है वही आपके एंगुलर मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगी इस प्रॉब्लम में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 था ये एग्जाम में, वो है कि एक फर्मियन है जिसका मास m है, वो एक 2 डायमेंशनल बॉक्स में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही हमने 2 डायमेंशनल बॉक्स में रखा तो दिमाग में आना चाहिए कि दोनों की क्या लेंथ सेम है। हाँ, इस क्वेश्चन में सेम है, दोनों लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, एल एल। ठीक है,
और उसमें पूछा गया कि ये सब दे रखा है, स्क्वायर बॉक्स है, लेंथ L है, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। अब हमने उस पे एनर्जी की मेजरमेंट करी तो हमारा आंसर आ रहा है 65 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर। वो पूछ रहा है हमसे कि डीजेनरेसी क्या होगी एनर्जी स्टेट की। डीजेनरेसी का क्या मतलब है? डीजेनरेसी का मतलब है कि इस एनर्जी स्टेट में कितने फर्मियॉन्स होंगे, मतलब इतनी एनर्जी कितने फर्मियॉन्स की हो सकती है। ठीक है, इतनी एनर्जी 65 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर कितने फर्मियॉन्स की हो सकती है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार खुद ट्राई करो और मैं बताता भी हूं। ये हमारे ऑप्शन भी दे रखे हैं 2, 4, 6 और 8। चलो, तो हमको जैसे ही उसने बोला कि इतनी एनर्जी है, हमने सबसे पहले सोच लिया कि अगर 2 डायमेंशनल बॉक्स है तो एनर्जी वैसे होनी क्या चाहिए। 2 डायमेंशनल बॉक्स में एनर्जी होती है ये nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर। ये हमारी 2 डायमेंशनल बॉक्स में होती है। यही केस थोड़ा अलग हो जाता अगर 3 डायमेंशनल बॉक्स दे रखा होता, तो यहाँ nx स्क्वायर ny स्क्वायर के साथ एक nz स्क्वायर भी आ जाता। अगर 1 डायमेंशनल बॉक्स दे रखा होता तो सिर्फ n स्क्वायर रहता। और एक बात और नोट करने वाली है, ये जो l है ना, ये लेंथ या विड्थ ऑफ द बॉक्स है। ठीक है, कभी वो -l टू +l देता है तो वो 2l हो जाएगी लेंथ, है ना। अभी हमको लेंथ l दे रखी है, तो ये हमारी एनर्जी है। हमें उसने बोल रखा है कि जो एनर्जी, जब हमने एनर्जी की मेजरमेंट करी तो वो ये आई, तो मतलब हमारा जो जो एनर्जी स्टेट, जो नॉर्मली एनर्जी होती है वो इसके बराबर हो गई। तो nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर इस चीज के बराबर हो गया। दोनों को बराबर रख दो, ये पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। केवल क्या बच जाएगा, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर इक्वल्स टू 65। वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब बस आपको ये एक इक्वेशन को सॉल्व करना है, मैथ्स की इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है और इसके रूट्स निकालने हैं और आपको पता लग जाएगा कि nx ny की क्या क्या वैल्यूज है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप nx को 1 ले लो, nx को जैसे ही आपने 1 लिया ny की वैल्यू निकालो, ny की वैल्यू आएगी 8। ठीक है, अब nx1 ny 8 आ रहा है तो 8,1 मतलब कि ये तो हो गया 1,8, ऐसे ही 8,1 भी उसका सॉल्यूशन हो गई होगा। ठीक, अब nx को आप 2 रखो, जब आप 2 रखोगे तो ny की कोई इंटीजर वाली वैल्यू नहीं आएगी, तो वो सॉल्यूशन हटा दो। ठीक है, ऐसे ही 3 रखो तो भी नहीं आएगी, तो हटा दो। ऐसे ही nx को आप 4 रखो, जब 4 रखोगे तो ये हो जाएगा 16, तो ये इधर आ गया ny स्क्वायर बराबर 65 माइनस 16 मतलब कि 49, तो ny आ गया आपका 7। तो एक आंसर आ गया 1,8 आया था, 8,1 हो गया, 4,7 अभी अभी आया, इसका उल्टा 7,4 भी आंसर होगा। तो ये चार पॉसिबल वैल्यूज हैं nx और ny के कॉम्बिनेशन की, जो मिल करके 65 दे रहा है। इसका मतलब ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें एनर्जी ये आ रही है। ठीक है, nx ny के ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिसमें एनर्जी ये आ रही है। तो मतलब कि हमारे पास हमको पता लग गया कि 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो अब आधे बंदे कहेंगे भाई जो डीजेनरेसी है वो 4 ही हो गई। नहीं, डीजेनरेसी अभी 4 नहीं हुई है। देखो 4 जगहें हैं, ठीक है, 4 जगहें हैं जिस पर जो वैल्यूज हैं सेम एनर्जी की सेम आ रही हैं। बट जो हमारी ये 4 जगहें हैं ना, इन चारों जगहों पे दो दो इलेक्ट्रॉन्स या दो दो फर्मियॉन्स आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में ना हमको ऐसा नहीं दे रखा था कि फर्मियॉन की क्या स्पिन है। अगर स्पिन दे रखी होती तो उसको भी कंसीडर करते, लेकिन अगर आपको नहीं दे रखा फर्मियॉन की क्या स्पिन है तो आप मानो फर्मियॉन की स्पिन 2 है। ठीक है, और फर्मियॉन की स्पिन 2 है, इसका मतलब क्या है, एक एनर्जी स्टेट में 2 फर्मियॉन आ सकते हैं। ठीक है, एक एनर्जी स्टेट में 2 फर्मियॉन आ सकते हैं। तो इस एनर्जी स्टेट में भी 2 फर्मियॉन, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, कुल मिला के कितने फर्मियॉन हो गए, 8 फर्मियॉन। मतलब इन 8 फर्मियॉन्स की सेम ही एनर्जी है, इन 8 फर्मियॉन्स की सेम ही एनर्जी है। अच्छा, मैंने ये नीचे से ऊपर बनाया है, इसको ये मत समझ लेना इसकी एनर्जी कम, इसकी ज्यादा, नहीं, सबकी सेम एनर्जी है। ठीक है, सबकी सेम एनर्जी है। तो जो हमारी डीजेनरेसी हो गई, मतलब कि कितने फर्मियॉन्स इस एनर्जी स्टेट पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो हो गए 8। वो क्या हो गए, 8। ठीक है, अगर यही सवाल में थोड़ा सा उसने अलग दे रखा होता, उसने बोला होता कि फर्मियॉन्स हैं जिनकी स्पिन 3/2 है, फर्मियॉन्स की स्पिन
हाफ इंटीग्रल होती है तो 3/2 भी हो सकती है। अगर उसने 3/2 फर्मियंस की स्पिन दे रखी होती तो हम क्या करते, तो देखो यहां तक तो सब सेम ही रहता कि 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते, ये सब तो सब सेम ही रहता, nx ny की वैल्यूज निकालते आप। लेकिन अब एक एक इस वाली स्टेट के अंदर 2 की जगह थोड़े ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, 2 की जगह इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं, 2 की जगह थोड़े ज्यादा फर्मियंस आ जाएंगे। ठीक है, तो और वो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि जो मतलब एक स्टेट में कितने फर्मियन रह सकते हैं या कितने कोई भी पार्टिकल रह सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2s+1। ठीक है, अब आपको स्पिन दे रखा है 3/2, तो यहां 3/2 डाल देना, तो 2 × 3/2 + 1 मतलब कि 4। तो एक ये वाली स्टेट में 4 फर्मियन रहेंगे, तो 4 स्टेट में कितने रहेंगे, 16 रहेंगे, तो उसके अंदर आंसर 16 फर्मियन हो जाता। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में आपका आंसर होगा क्या 8, अरे हाँ ये रहा 8। ठीक है, हाँ जी। तो तीसरा सवाल ये रहा, हमको मोमेंटम दे रखा है, मोमेंटम है आई एच का डेल डेल एक्स, माइनस आई एच का डेल डेल एक्स होता है, बट इसमें आई एच का डेल डेल एक्स दे रखा है, चलता है कोई बात नहीं। तो कह रहा है कि मोमेंटम ऑपरेटर जो है वो वेव फंक्शन के ऊपर एक्ट कर रहा है। अब ये बताओ कि ये हर्मिशियन कब होगा, कि ये मोमेंटम ऑपरेटर जो है हर्मिशियन कब होगा। और 4 हमको ऑप्शंस दे रखे हैं। जब आप ऑप्शंस पढ़ोगे ना काफी कंफ्यूजिंग सा लगेगा, क्योंकि लगेगा यार ये भी आंसर होना चाहिए, ये भी आंसर होना चाहिए। बहुत ज्यादा अंदर अब डीप में मैं नहीं जा रहा, बट फिर भी हम सॉल्यूशन जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट है कि प्रोवाइडेड दैट वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, दूसरा है प्रोवाइडेड दैट वेव फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव आर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, तीसरा वेव फंक्शन वैनिशेस एट x एट psi प्लस माइनस इंफिनिटी, और तीसरा बाय डेफिनेशन। और देख के ऐसा समझ नहीं आता कि इनमें से कौन सा होगा, लगता है थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करें समझ नहीं आता। तो देखो, अगर आपको हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है और इसकी डेफिनेशन पता है तो आप ये कर सकते हो। हर्मिशियन ऑपरेटर की जो बेसिक डेफिनेशन होती है ना वो ये होती है, ठीक है, कि लेट से दो आपके कोई भी स्टेट्स थी ए और बी, आपने एक बार स्टेट बी के ऊपर वो ऑपरेटर लगाया और दूसरी बार वही ऑपरेटर स्टेट ए के ऊपर लगाया, तो ये क्या है, ए मतलब ब्रा ए और कैट ऑफ पी बी, मतलब कि आपने मोमेंटम ऑपरेटर लगाया बी के ऊपर ये, और दूसरा ब्रा ऑफ ए ब्रा ऑफ पी ए, मतलब कि आपने मोमेंटम ऑपरेटर ए के ऊपर लगाया और उसको बी के साथ उसका कैट लिया। ठीक है, तो ये जो चीज है, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, मतलब आप पी चाहे यहां रखो चाहे पी यहां रखो, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। अगर आपको ये डेफिनेशन पता है तो आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, अन्यथा थोड़ा मुश्किल हो जाता। ठीक, तो देखो हमको वेव फंक्शन कौन सा दे रखा है, साई दे रखा है, कोई दो वेव फंक्शन तो है नहीं, एक ही वेव फंक्शन है, आसान हो जाएगा सवाल। तो हमने क्या लिखा, वेव यहां जो ए और बी मैंने लिया हुआ था उसकी जगह मैंने साई साई लिख लिया, तो साई पी साई और दूसरा पी साई और साई इनका, ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट। और इनको अब ये ब्रैकेट की नोटेशन से हटा के मैंने नॉर्मल जो हमारा वेव फंक्शन वाली नोटेशन होती है उस नोटेशन में ले आया। ये ब्रा साई जो था उसको मैंने साई स्टार लिख दिया, ठीक है, पी साई को मैंने लिख दिया आई एच का डी डीएक्स ऑफ साई, है ना, क्योंकि ये हमको इस बार डेफिनेशन प्लस आई एच का डी डीएक्स दे रखी थी माइनस की जगह, कोई बात नहीं, तो हमने रख दिया माइनस प्लस आई एच का डी डीएक्स ऑफ साई। तो ये पूरा क्या बन गया, साई स्टार आयोटा एच का डी डीएक्स ऑफ साई इनटू डीएक्स और इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ये तो हो गया ये चीज। बिल्कुल ऐसे ही आप ये चीज लिख दो। ये चीज जब आप लिखोगे तो क्या होगा, ये साई तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये कैट है, मगर ये जो ब्रा वाला है उसका पूरी चीज का कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये साई का कॉन्जुगेट हुआ तो साई स्टार आ गया, और ये पी का जब कॉन्जुगेट हुआ तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो गया, माइनस आयोटा एच कट डी डीएक्स ऑफ साई स्टार। ठीक, और साथ में ये साई को साई रख दिया, ये पूरा dx इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ये दोनों अगर बराबर हो जाएं, ये दोनों अगर बराबर हो जाएं तो हमारा जो p ऑपरेटर है
ये हर्मिशियन हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर रख देंगे और उससे जो कंडीशन निकल करके आएगी मतलब उस कंडीशन के लिए पी ऑपरेटर हमारा हर्मिशियन था। ठीक है, देखो बस इस चीज को मैंने सॉल्व किया है। क्या किया, यहां माइनस था इसको उधर ले गए, ये पूरा प्लस हो गया। इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी इसमें भी हो रहा था, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी इसमें भी हो रहा था, और dx के रिस्पेक्ट में ही हो रहा था। तो dx को बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया साई स्टार डी साई dx प्लस डी साई स्टार dx ऑफ साई। ठीक है, आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा बहुत ही आराम से। और जब ये पूरा अंदर वाली चीज जो आप देख रहे हो, ये असल में क्या है, ये है डी dx ऑफ साई स्टार साई। क्यों, देखो डी dx ऑफ साई स्टार साई करो, क्या आ रहा है, ये आ रहा है डी dx ऑफ साई स्टार इंटू साई एज इट इज। ठीक है, डी dx ऑफ साई स्टार इंटू साई एज इट इज प्लस डी डी dx ऑफ साई इंटू साई स्टार एज इट इज। ठीक है, और यही चीज यहां पे थी, तो मैंने इसको ये लिख दिया, तो इसको ये लिख दिया। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत आराम से मिलेगा। ये मिल गया, इस अब साई स्टार साई है तो उसको यार मोड साई स्क्वायर लिख दो, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या हो गया, अगर ध्यान से देखो तो डी dx ऑफ साई स्क्वायर इनटू dx। तो अब आप देखो इंटीग्रेशन हो रहा है किस चीज का, यहां इंटीग्रेशन हो रहा है डिफरेंशिएशन का, किसी चीज के डिफरेंशिएशन का ही आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो आपस में उल्टे ही होते हैं ना, तो ये एक तरह से कट गया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कट गया। बस अब आपको क्या करना होगा, अब आपको लिमिट लगा देनी होगी माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी। तो साइज आंसर आ गया यही मॉड साई स्क्वायर माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी। एक बार आप प्लस इंफिनिटी डालोगे, एक बार आप माइनस इंफिनिटी डालोगे, मगर ये क्या हो रहा है, प्लस इंफिनिटी डाला फिर माइनस इंफिनिटी डाला, तो क्या हो रहा है, ये तो सम तो इंफिनिटी ही बन जा रहा है ना। तो अब अगर मुझे इस चीज को हटाना है कि सम इंफिनिटी ना बने, कोई फाइनाइट आंसर आए मेरा साई स्क्वायर का, तो क्या करें, साई स्क्वायर को जीरो ले लेते हैं। कहां पे, जहां पे वो इंफिनिटी आ रहा था, वो इंफिनिटी कहां आ रहा था, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी में ना। तो साई को हमने जीरो मान लिया प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे। मतलब ये जो सी पार्ट हमको दे रखा था ना कि वेव फंक्शन वैनिश हो जाए साई इक्वल्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी पे, यही सही हो गया, क्योंकि जैसे ही हम वेव फंक्शन को वैनिश कर दे रहे हैं प्लस माइनस इंफिनिटी पे, तो ये पीछे, तो हम इसको पूरे को पीछे बैक ट्रेस कर सकते हैं, है ना। हम देखो हम क्या कर रहे थे, यहां से हम सब करते हुए आ रहे थे, हमने मान लिया था हर्मिशियन है और सब सॉल्व करते करते आ रहे थे, कहानी यहां आकर अटक गई थी। अगर यहां पे ये चीज जीरो हो जाए, है ना, साई जीरो हो जाए प्लस माइनस इंफिनिटी पे, तो कहानी यहां पर भी नहीं अटकेगी, मतलब और भी आगे हम जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको साई को प्लस और माइनस इंफिनिटी पे जीरो लेना पड़ेगा, ताकि जितना हमने किया है वो सब सही हो। ठीक है, और जब वो सब सही हो गया तो मतलब जो हमने assumption मानी थी, ये बेसिक assumption कि एक बार को P हर्मिशियन है, वो ट्रू हो गई। तो P हर्मिशियन कब हुआ, जब साई प्लस माइनस इंफिनिटी पे जीरो हो गया। ओके, तो अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन वो है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और उस पे वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल है, मतलब Vx बराबर हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, इस रीजन के अंदर वो है। वो कह रहे हैं कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 उसका जो वेव फंक्शन था वो लेट्स से साई x था। तो बताओ कि टाइम t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा पे उसका जो वेव फंक्शन है वो क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक भी है। ठीक है, तो ये तो आपको आना चाहिए। तो अब क्या करना है हमको, तो सबसे पहले हम ये जो साई x जीरो होगा, मतलब कि टाइम t इक्वल्स टू 0 पे क्या वेव फंक्शन रहा होगा वो लिख लेते हैं। देखो वो क्या होगा, वो होगा समेशन ऑफ cn इनटू phi n x, मतलब कि बहुत सारी उसकी आइगन स्टेट्स होंगी, है ना, phi 0 phi 1 phi 2 ऐसे करते करते बहुत सारी आइगन स्टेट्स होंगी, उनका ही उनके साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट्स ऐड होंगे, समेशन होगा, वही उसका इनिशियल वेव फंक्शन होगा। ठीक है, अगर मैं उसका टाइम t पर वेव फंक्शन लिखूंगा तो वो क्या होगा, वो होगा phi x 0 जो कि 0 टाइम पर था, इंटू e पर आयोटा
ई एन टी बाई एच कट। और ई एन क्या है, मतलब कि जब मैं फाई जीरो ले रहा हूं तो उसकी ई जीरो वाली एनर्जी, जब फाई वन ले रहा हूं तो ई वन वाली एनर्जी, है ना। तो अलग अलग एनर्जी स्टेट्स ले लेंगे, मतलब जितनी भी एनर्जी स्टेट्स उसकी हैं उन सब की एनर्जी स्टेट्स ले लेंगे, जो कि ऐसे लिखी जाएंगी ई पर माइनस आयोटा ई एन टी बाई एच कट, और उनको उसके वेव फंक्शन से, उसके आइगन वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा साई एक्स कॉमा टी होता है, ये आई होप आपने पढ़ा होगा। तो अब हमारा जो यही मैंने साई एक्स कॉमा टी को ही क्या लिख दिया, यही साई एक्स कॉमा जीरो की पूरी ये वैल्यू डाल दी यहाँ पर। तो ये हो गया सी एन फाई एन एक्स इंटू ई पर माइनस आयोटा ई एन टी बाई एच कट, जो अभी अभी मैंने बोला था कि सारे वेव फंक्शन और उनकी जो जो एनर्जी स्टेट है टाइम टी पर वो सब हमने लिख दिया, मतलब एनर्जी स्टेट जो जो उस वाली लेवल की है। ठीक है, चलो। और हमारे एक n इक्वल्स टू समथिंग की एनर्जी क्या होती है, वो होती है n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, हमें पता है। ठीक है, तो बस हमने ये भी यहीं पर डाल दिया, ई एन की वैल्यू डाल दी n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, और टाइम t की वैल्यू डाल दी हमने 2 पाई बाय ओमेगा, क्योंकि इसने बोला है कि टाइम t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा पर ही वो निकालना है, क्या निकालना है हमको, वेव फंक्शन बताना है। ठीक है, तो टाइम t की वैल्यू डाल दी और ई एन की वैल्यू डाल दी, पूरा का पूरा ये रहा एच कट ओमेगा से एच कट ओमेगा कट गया, मर गया। जो बचा है अपना, जो बचा है वो है केवल और केवल ये e पर माइनस आयोटा n प्लस हाफ इंटू 2 पाई। ठीक है, इसको दोनों जगह आप मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास दो चीजें बन जाएंगी, एक बन जाएगा e पर माइनस आयोटा 2n पाई और दूसरा e पर माइनस आयोटा पाई। अब ये आपको पता होना चाहिए e पर माइनस आयोटा 2n पाई क्या होता है। देखो e पर माइनस आयोटा 2n पाई अगर आप निकालोगे वो क्या होगा, cos 2n पाई माइनस आयोटा sin 2n पाई। sin 2n पाई को जीरो कर दिया, sin पाई पे 2 पाई पे सब पे जीरो होता है तो जीरो कर दिया, cos 2n पाई को 1 कर दिया, cos 2n पाई 1 होता है, cos 2 पाई भी 1 होता है, 4 पाई भी 1 होता है, सब 1 होता है। और दूसरा e पर माइनस आयोटा पाई जो है, इसमें भी cos पाई माइनस आयोटा sin पाई, sin पाई अगेन जीरो, cos पाई माइनस 1, ये हो गया आंसर माइनस 1। तो मतलब कि जो ये चीज थी ना, ये चीज, इसको हमने ये लिखा था, दो चीजों में तोड़ा था, e पर माइनस आयोटा 2n पाई में और e पर माइनस आयोटा पाई में, ये तो 1 हो गया और ये माइनस 1 हो गया, तो माइनस 1 बाहर आ गया, माइनस ऑफ समीशन cn phi n, बस इतना आ रहा है। मतलब कि जो समीशन cn phi n था, cn phi n क्या है, मतलब जो इनिशियल वेव फंक्शन था, है ना, जो इनिशियल वेव फंक्शन था टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, यही तो था समीशन cn phi n, वही आ रहा है विद अ माइनस साइन, विद अ माइनस साइन, मतलब कि आंसर हो गया माइनस ऑफ इनिशियल वेव फंक्शन, माइनस ऑफ साई x, 0, ये हो गया साई x, टाइम t जो कि हमको दे रखा है 2 पाई बाय ओमेगा पे, मतलब कि 2 पाई बाय ओमेगा टाइम पर वेव फंक्शन बिल्कुल इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे लेट्स से यहां से शुरू कर रहे हैं तो उसका जस्ट नेगेटिव ये आ जाएगा। ठीक है, ओके, श्योर। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और पसंद भी आए होंगे। कैमरे का थोड़ा इशू है क्योंकि ये मेरा लैपटॉप से वीडियो बन रहा है तो लाइट थोड़ी अच्छी नहीं आई होगी, बट आई होप इट वुड बी हेल्पफुल। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना।